हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की, और इस चैप्टर में अब हम लोग आ गए एकदम नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। आपको याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन जो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस सेल साइकिल के दौरान चलती है। कौन सा साइकिल? सेल साइकिल। तो आपको याद होगा, सेल साइकिल में मेजरली 4 फेज हम लोग पढ़ते हैं। एक है G1, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 और लास्ट में आता है M फेज। तो सेल साइकिल की ये जो 4 फेजेस हैं, इनमें से जो S फेज है उसमें आपको देखने को मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं लिख देता हूं, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग S फेज ऑफ सेल साइकिल। तो भाई सेल साइकिल की जो एस फेज होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में तो होगा, पर क्या डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है? बिल्कुल होता है। यूकैरियोटिक सेल में होता है? बिल्कुल होता है। तो नोटिस करिए, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मिलेगी। मैं लिख देता हूं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में आपको प्रोसेस देखने को मिलेगी डीएनए रेप्लिकेशन की। पर अगर बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोट्स का डीएनए हमेशा लीनियर रहता है। यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा रहता है? तो आपको याद रखना है, यूकैरियोट्स का डीएनए होता है लीनियर। मैं बना देता हूं आपके सामने, ऐसा एक लीनियर डीएनए आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। और जब कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन की बारी आएगी, तो यहां पर मल्टीपल साइट्स होंगे जहां से रेप्लिकेशन शुरू किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें आपको लीनियर डीएनए मिलता है। कैसा? लीनियर डीएनए मिलेगा। और यहां पे मल्टीपल साइट्स मिलेंगी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मैं लिख देता हूं, मल्टीपल ऑरिजिन साइट। ऑरिजिन साइट कौन सी साइट है? ये वो साइट है जहां से डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनका डीएनए होता है सर्कुलर। तो मतलब इनका डीएनए जो है वो सर्कुलर मिलेगा, और इस सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, ये लीजिए भाई, कौन सा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए है। लिख देता हूं, सर्कुलर डीएनए। और सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक साइट मिलती है। तो मैं लिखूंगा यहां पे सिंगल ऑरिजिन साइट। सिंगल ऑरिजिन साइट। एक और चीज याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा? तो आप बोलेंगे न्यूक्लियस में होगा। पर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है मीजोसोम्स के अंदर। आपको याद होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स मिलते थे। इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग मीजोसोम्स बोलते थे। और ये जो मीजोसोम होते हैं यही करते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। तो मैं लिख देता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कहां चलेगा? मीजोसोम्स। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखो जल्दी से हम बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। यहां लिखा है कहां पर होगा? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होगा। साथ ही साथ यूकैरियोट्स में होगा कि प्रोकैरियोट्स में होगा? दोनों में होगा। क्या यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल साइट होती हैं? बिल्कुल होती हैं। लिखा है मल्टीपल ऑरिजिन साइट। क्या यूकैरियोटिक सेल सर्कुलर है? हाँ। क्या यहां पे मल्टीपल साइट है? नहीं। तो याद रखिए, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक सिंगल ऑरिजिन साइट देखने को मिलेगी। पक्का? हमने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव, याद है? अगर मान के चलिए ये मेरे पास में एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल जब कभी भी रेप्लिकेशन करने जाएगा, क्या करने जाएगा? रेप्लिकेशन करने जाएगा, तो हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये ओल्ड स्ट्रैंड्स क्या करने वाले हैं? ओल्ड स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और इन ओल्ड स्ट्रैंड्स के ऊपर न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा। मतलब नया डीएनए ओल्ड डीएनए के ऊपर फॉर्म होगा। तो देखो यहां पे हमें मिल रहा है ओल्ड डीएनए के ऊपर एक न्यू डीएनए, और इस ओल्ड डीएनए के ऊपर भी एक और न्यू डीएनए। तो नोटिस करिए, ओल्ड डीएनए के ऊपर अगर न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को या इस टाइप के रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। देखो मैं लिख देता हूं, मार्क कर देता हूं, ये स्ट्रैंड कैसी है? दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड। देखिए ओल्ड स्ट्रैंड है ग्रीन वाली,
और येलो वाली स्ट्रैंड है न्यू। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। कैसा डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो भाई आपको याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। किसके केस में देखने को मिलेगा? लीनियर डीएनए के केस में देखने को मिलेगा, मतलब यूकैरियोटिक सेल में। पक्का? अब डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल रिक्वायरमेंट होगी। गौर से देखिए, सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में एक लंबी सी लिस्ट है। सबसे पहले हम नाम लेंगे ऐसे एंजाइम का जिसका काम है डीएनए के मॉलिक्यूल्स को साथ में जोड़ना, या फिर बोलो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना। तो मैं पहला नाम लिखूंगा यहां पे डीएनए पॉलीमरेज। तो याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं तो इस एंजाइम का काम है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना किसका काम है? डीएनए पॉलीमरेज का। अब टोटल 2 डीएनए पॉलीमरेज हैं जो हमें यहां पे पढ़ना है। एक है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और एक है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इस प्रोसेस में 2 डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करेंगे, एक फर्स्ट और एक थर्ड। फर्स्ट वाले का काम होगा प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब ये चेक करेगा कि डीएनए में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो नया डीएनए बना है अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट उसको रिपेयर कर देगा। पक्का? पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा? ये एडिशन करेगा, ये ऐड करेगा न्यू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को यहां पे ऐड करने वाला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डन? अब इसी के साथ हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड एंजाइम जो हमें यहां पे पढ़ना है वो है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज हमेशा डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शंस देगा। मतलब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का फॉर्मेशन तो करेंगे, न्यू डीएनए का सिंथेसिस तो करेंगे, पर कहां से डीएनए सिंथेसिस करना है ये डायरेक्शन कौन देता है? आरएनए प्राइमेज। मैं लिख देता हूं, इट एड्स RNA primer to help DNA polymerase थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ये हेल्प करता है बाय एडिशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ आरएनए। आगे देखिए कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे, पर अभी सिर्फ एंजाइम के नाम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थर्ड हम लोग आ जाते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज याद रखिए, टोपोआइसोमरेज हमारे क्वाइल्ड डीएनए को लीनियर बनाता है। हमारा डीएनए जो इतना क्वाइल्ड है ना, इस डीएनए को लीनियर बनाने का काम टोपोआइसोमरेज करता है। तो हमारा डीएनए ट्विस्टेड है, सुपर क्वाइल्ड है, इसकी अनक्वाइलिंग कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए गायरेज। एक और नाम इसका है डीएनए गायरेज। नेक्स्ट एक और नाम आप सुनेंगे हेलिकेज। हेलिकेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनवाइंडेज। क्या नाम है इसका? अनवाइंडेज। हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करना। ये लीनियर डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को जब ब्रेक करोगे तभी तो 2 स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, और जब 2 पुराने स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तब उनके ऊपर 2 नए स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस हो पाएगा, है ना? तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तोड़ने वाला कौन है? हेलिकेज। मैं लिख देता हूं, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स तोड़ने वाला है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। और देखिए जल्दी से, नेक्स्ट यहां पे हमारे पास नाम आएगा एसएसबीपी। एसएसबीपी है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मैं लिख देता हूं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है? याद रखिएगा, जब कभी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके होंगे। अगर डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं तो दोनों स्ट्रैंड अलग तो हो गए, पर क्या ये दोनों स्ट्रैंड वापस से जुड़ सकते हैं? आंसर इज यस।
तो दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जुड़ने से कौन रोकेगा? तो दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जुड़ने से, वापस से रीजॉइन होने से रोकने वाले का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब यहां पे कुछ एंजाइम्स के नाम हमने लिख दिए हैं। अब हम सीधा मूव करेंगे टुवर्ड्स प्रोसेस कि एग्जैक्टली प्रोसेस किस तरीके से चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पे मेरे पास एक डीएनए प्रेजेंट है, वो भी कैसा है? हाईली क्वाइल्ड डीएनए मेरे पास प्रेजेंट है। ये रहा मेरा क्वाइल्ड डीएनए। बीच में मैं ड्रॉ कर देता हूं बहुत सारे बेस पेयर्स। यहां पे बहुत सारे कौन हैं? बहुत सारे बेस पेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अभी जो हाईली क्वाइल्ड डीएनए है, इसमें एक एंड को मैंने नाम दिया 3', उसके ऑपोजिट एंड को मैं नाम दूंगा 5'। अगर इसको मैंने नाम दिया 5' तो इसका ऑपोजिट एंड क्या होने वाला है? ऑब्वियसली 3'। डन। अब एक एंजाइम आएगा जिसका नाम हमने पीछे लिखा था, उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। क्या नाम है एंजाइम का? टोपोआइसोमरेज। मैं लिख देता हूं, दिस इज टोपोआइसोमरेज। क्या करने वाला है? तो टोपोआइसोमरेज का फंक्शन होता है, इट इंड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग एंड makes DNA linear। तो डीएनए को लीनियर बनाना, स्ट्रेट कर देना, ट्विस्टिंग को खोल देना, जो इसमें टेंशन है उस टेंशन को रिलीज करना, ये सब किसका काम है? टोपोआइसोमरेज का काम है। तो जैसे जैसे टोपोआइसोमरेज इस डीएनए में ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, वैसे वैसे डीएनए के जो कॉइल्स हैं वो खुलते जाएंगे और डीएनए हो जाएगा लीनियर। तो हमारा ऐसा डीएनए अब कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। 2 कलर हो गए। हाँ, तो इस तरीके से कुछ हमारा डीएनए हमें देखने को मिलने वाला है। देखिए भाई, ये रहे। क्या बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी भी यहां पे प्रेजेंट हैं। क्या कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड अब तक टूटा है? बिल्कुल नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना टोपोआइसोमरेज का काम नहीं है। तो अब कौन सा एंजाइम आएगा? तो अब याद रखिए, एक नया एंजाइम हमें देखने के लिए मिलेगा। एंजाइम का नाम है हेलिकेज। ये हमारे पास एक नया एंजाइम आया, एंजाइम का नाम है हेलिकेज। और उतना नया नहीं है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका नाम बताया है। हेलिकेज करता क्या है? तो आपको याद रखना है, हेलिकेज का फंक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना और दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, अनवाइंड करना। मैं लिख देता हूं, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेपरेट both DNA strands forming replication fork। ब्रैकेट में लिख रहा हूं Y shaped। क्या बोला मैंने, क्या लिखा है? गौर से सुनिएगा। जब कभी भी हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, तो जैसे जैसे ये ऊपर मूव करेगा, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक एक करके टूटते जाएंगे। जहां तक हेलिकेज पहुंचेगा, उस एरिया तक सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता हुआ जाएगा। कौन? हेलिकेज। अगर यहां मैंने लिख दिया 3' और यहां मैंने लिखा 5', तो ऊपर आपको मिलेगा 5' एंड 3'। पक्का? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, नोटिस करिए। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हमने तोड़ दिए हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बीच में कौन प्रेजेंट है? यहां तक तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेंगे, पर नीचे वाले पार्ट में अगर हम जाएं, तो नीचे वाले पार्ट में आपको ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाई देंगे। कंप्लीट हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं, कैसे? टूटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पे है ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने यहां पे ड्रॉ कर दिए हैं। नोटिस करो, इस एंड को हम लोग बोलेंगे 3' और ऑपोजिट एंड को बोलेंगे 5'। ये वाला एंड क्या है? 3', ये वाला एंड है 5'। समझ गए? तो ये हमारा डीएनए ओपन अप हो गया है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने की वजह से। कौन है जिसने इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा है? आप बोलेंगे हेलिकेज। तो अब हेलिकेज की पोजीशन कहां होगी? यहां पर। तो अभी यहां पे बैठा होगा हमारा कौन? हेलिकेज।
जैसे जैसे हेलिकेज और ऊपर मूव करेगा बचे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी टूट जाएंगे। पर एक चीज नोटिस करिए, ये दोनों स्ट्रैंड जो अलग हुए हैं, ये दोनों स्ट्रैंड जब अलग होते हैं तो एक शेप देखने को मिलता है। उस शेप को हम नोटिस करें तो ये इन्वर्टेड वाई है, अपसाइड डाउन क्या है, ये वाई है। तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो याद रखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। कैसा शेप है इसका, तो इसका शेप है वाई शेप्ड। रेप्लिकेशन फोर्क किसने बनवाया, तो मैंने पहले लिख दिया था, हेलिकेज ने बनवाया है रेप्लिकेशन फोर्क। ये आपको याद रखना है। क्या ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहती हैं? बिल्कुल। याद रखिएगा, दोनों स्ट्रैंड ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी है, तो ये ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड के आपस में ज्वाइन होना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे ही लो टेम्परेचर आप देते हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच हो सकती हैं अगर इनको रोका ना जाए तो। पर इनको रोकने के लिए हमारे पास में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिनकी बात हमने पीछे की थी। इन स्पेशल प्रोटीन को हमने नाम दिया है SSBP। SSBP मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यह सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में वापस से जुड़ने से रोकेंगे? एग्जैक्टली यही काम है इनका। मैं यहां लिख देता हूं, प्रिवेंट रीजॉइनिंग ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है ना, उनकी रीजॉइनिंग को रोकता कौन है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। डन। अब ये हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डीएनए को ओपन कर दिया है जिससे कि हम नया डीएनए इसके ऊपर बना सकें। तो अगर ये डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गई है और यहां पे आधे आधे हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो क्या इसके ऊपर एक नया डीएनए सिंथेसाइज किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखते हैं नया डीएनए कैसे बनेगा। देखिए न्यू डीएनए सिंथेसिस कैसे होने वाला है। तो हमारे पास में फिर से हमारे पास में एक डीएनए प्रेजेंट है, ये रहा, ये मेरे पास में एक डीएनए प्रेजेंट है और इस डीएनए में देखा जा सकता है ओपनिंग हो चुकी है काफी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी भी बने हुए हैं, मतलब यहां पे अभी ऑलरेडी कौन प्रेजेंट होगा, तो यहां पे आपको हेलिकेज देखने को मिल ही जाएगा। ये रहा हमारा कौन, हेलिकेज। क्या यहाँ पे टोपोआइसोमरेज है? ऊपर है। ऊपर है मतलब वो सबसे ऊपर वाले पार्ट में है। अगर सारी कॉइलिंग डीएनए की खुल चुकी है तो वहां से टोपोआइसोमरेज हट गया होगा। अब जैसे जैसे ये हमारा हेलिकेज ऊपर जाएगा, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। अब जो ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी बात करते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं पोलैरिटी, यहां 3 ऊपर है 5 अगर इधर है 3 तो इधर नीचे होना चाहिए 5 यहां बीच में मिलेंगे बहुत सारे ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैंने बना दिए बहुत सारे ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये रहे, देखिए बहुत सारे ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। न्यू डीएनए सिंथेसिस किस तरीके से होगा, गौर से सुनिएगा। न्यू डीएनए हमेशा बनेगा, न्यू डीएनए हमेशा बनता है इन 5 टू 3 डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में बनता है न्यू डीएनए 5 टू 3 डायरेक्शन। मतलब न्यू डीएनए का जो 5 है वो हमेशा ओल्ड डीएनए के, टेम्पलेट डीएनए के 3 के सामने आना चाहिए। इस डीएनए को मैं बोल रहा हूं टेम्पलेट डीएनए। यह है टेम्पलेट डीएनए। क्या टेम्पलेट डीएनए का जो 3 है उसके एग्जैक्टली सामने न्यू डीएनए का 5 आना चाहिए? यस। तो याद रखिएगा जब भी नया डीएनए बनेगा, मान लीजिए यहां पर नया डीएनए बन रहा है, तो नया डीएनए का 5 होगा 3 के सामने। किसका 3? टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 जो है उसके सामने आएगा न्यू डीएनए का 5 और फिर ये डीएनए सिंथेसिस होगा 5 से 3 की तरफ। इस तरीके से सिंथेसिस होता जाएगा न्यू डीएनए का। 5 से कहां पर? 3 की तरफ सिंथेसिस होगा न्यू डीएनए का। पक्का ना। अब इस वाली स्ट्रैंड को भी मैं क्या बोलूंगा? टेम्पलेट। इस स्ट्रैंड का 3 कहां है? तो इस स्ट्रैंड का 3 यहां है। तो जब भी डीएनए बनेगा
इस स्ट्रैंड के ऊपर, तो वो कहां से बनेगा, वो ऊपर से बनना शुरू होगा और नीचे की तरफ आएगा, मतलब 3' की तरफ आएगा। तो देखो टेम्पलेट का 5, न्यू स्ट्रैंड का 3, टेम्पलेट का 3, न्यू स्ट्रैंड का 5, यहां भी सेम है, टेम्पलेट का 3, न्यू स्ट्रैंड का 5, टेम्पलेट का 3, न्यू स्ट्रैंड का क्या, ओल्ड स्ट्रैंड, सॉरी टेम्पलेट का 5, न्यू स्ट्रैंड का 3। मतलब हमेशा ये ऑपोजिट ही मिलनी चाहिए आपको, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, आपको याद था, है ना। चलिए अब वापस से ये पार्ट में हटा देता हूं, क्योंकि इतना डायरेक्ट नहीं होता सब कुछ और स्टेप्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं इसको हटा दूं पहले। देखिए अब याद रखना, जब कभी भी कोई नई बिल्डिंग हम बनवाना चाहते हैं, नया घर हम बनवाना चाहते हैं, जैसे हम यहां पे क्या बनवाना चाहते हैं, एक नया डीएनए बनवाना चाहते हैं, तो जब भी आप नया घर बनवाने के लिए जाते हो तो खाली जमीन पहले तो आप पसंद करते हो, प्लॉट बोलते हैं। हमने प्लॉट देख लिया, अब उस प्लॉट में मुझे घर बनाना है, पर उस प्लॉट में घर बनाने से पहले क्या मैं सीधा कारीगर को लेके जाऊंगा और उससे कहूंगा कि जाओ दीवारें बनाना चालू करो? बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि जो खाली जगह पड़ी है वहां पे मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि घर कैसे बनना चाहिए। प्लानिंग करने के लिए कौन आएगा? आर्किटेक्ट। तो जैसे हमारा घर बनाने के लिए हम डायरेक्टली कारीगर को नहीं बोलते कि घर बनाना चालू करिए, ईंट लगाना चालू करिए, हम पहले आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आर्किटेक्ट नई बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान बनाता है, पहले क्या बनाता है? प्लान। फिर उस प्लान को कौन फॉलो करता है? तो प्लान को फॉलो करता है कौन? कारीगर। तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए जो है इसमें सिंथेसिस करवाना है, तो पहले कोई आएगा, इसमें प्लानिंग करेगा और फिर उस प्लानिंग को कोई और फॉलो करेगा, तब जाके हमारा डीएनए बनेगा। तो आर्किटेक्ट कौन है और कारीगर कौन है, यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आर्किटेक्ट बताएगा प्लान, उस प्लान को फॉलो करेगा कारीगर। गौर से देखिए, हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे पास ये एंजाइम है, इसका नाम है आरएनए प्राइमेज। क्या नाम है इसका? तो आपको बोलना है इसका नाम है आरएनए प्राइमेज। ये जो है आर्किटेक्ट है, ठीक। और एक और हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए बनाना तो आता है, पर डीएनए कहां बनाना है और कैसा बनाना है यह बताने के लिए इस डीएनए पॉलीमरेज को मदद चाहिए आरएनए प्राइमेज की। तो आरएनए प्राइमेज क्या करता है? आरएनए प्राइमेज एक छोटा सा आरएनए का एक निशान बना देता है, आरएनए का एक छोटा सा मार्क बना देता है टेम्पलेट डीएनए के ऊपर। उस टेम्पलेट डीएनए के ऊपर जो आरएनए का टुकड़ा है उसको देखकर डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन चालू करता है। तो नोटिस करो, ये हमारे पास में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए प्राइमेज क्या करेगा? आरएनए प्राइमेज इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक छोटा सा पीस छोड़ देगा आरएनए का। किसका पीस छोड़ेगा? आरएनए का। तो मैं जरा इसको एरो को हटा दूं, थोड़ा इजी होगा। आरएनए प्राइमेज ने क्या किया? हमारा आरएनए प्राइमेज ये रहा, इसने यहां पर एक आरएनए का पीस लगा दिया, कुछ ऐसे। ये जो आरएनए का पीस आरएनए प्राइमेज ने यहां पर फिट किया है, इस आरएनए के पीस में यहां पे मिलेगा 5', ऊपर की तरफ मिलेगा 3'। क्या मिलेगा? ऊपर 3', नीचे क्या मिलेगा? 5'। सेम चीज एक आरएनए के टुकड़े को यहां भी रखा जाएगा। कौन रखेगा? आरएनए प्राइमेज रखेगा। तो यहां भी एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा रख दिया गया है, जो कि कहां से शुरू होगा? 5', कहां खत्म होगा? 3'। ये जो छोटे छोटे आरएनए के पीसेस हैं, इन पीसेस को हम लोग बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर उस चूने की लाइन की तरह है। आरएनए प्राइमर उस लाइन की तरह है जिस लाइन के ऊपर दीवार बनानी है। दीवार बनानी है कि डीएनए बनाना है? डीएनए बनाना है। तो डीएनए बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ की है किसी ने। किसने ड्रॉ की है वो लाइन ड्रॉ की है आरएनए प्राइमेज ने। और आरएनए प्राइमेज की लाइन को फॉलो कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। कैसे? ऐसे। ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज आ गया। कौन आ गया यहां पे? डीएनए पॉलीमरेज आ गया। डीएनए पॉलीमरेज अब यहां पे क्या करेगा? न्यू डीएनए का सिंथेसिस कराएगा। डीएनए पॉलीमरेज यहां पे भी क्या करेगा? न्यू डीएनए सिंथेसिस कराएगा। कैसे? देखिए, डीएनए पॉलीमरेज यहां पे न्यू डीएनए सिंथेसिस कराएगा अपवर्ड। अपवर्ड मतलब 5' से
3 डैश की तरफ। तो यहां पे मिलेगा 3 डैश, यहां पे क्या मिल रहा था 5 डैश। तो 5 से 3 की तरफ न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा। मैं कलर चेंज करता हूं डीएनए का जिससे कि थोड़ा आसान होगा। तो न्यू डीएनए सिंथेसिस कहां से कहां हो रहा है, ये सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश। लो पक्का। और यहां पर इस स्ट्रैंड में जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो कहां से होगा, यहां 3 डैश से शुरू करेगा इस पॉइंट से और जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ सिंथेसिस हो जाएगा। नोटिस करिए ऊपर क्या है 5 डैश, तो यहां नीचे क्या मिलेगा 3 डैश। तो हमेशा डीएनए जो बनेगा वो बनेगा फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश, फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश। देखिए 5 डैश से 3 डैश बनता है हमेशा कौन, न्यू डीएनए। पर एक बात बताओ, क्या बचे हुए डीएनए, बचे हुए जो यहां पे नाइट्रोजनस का बेस पेयर्स हैं, क्या ये भी बॉन्ड टूटने वाले हैं इनके? यस। तो यहां जो ऊपर वाले नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं ये भी अलग होने वाले हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटने वाले हैं। तो क्या हमको फिर से आगे डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में अब ये हमारा डीएनए है जिसमें पूरे के पूरे क्या टूट चुके हैं, पूरे बॉन्ड्स टूट चुके हैं। देखिए सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इस डीएनए के अलग हो चुके हैं, और इस अलग हाइड्रोजन बॉन्ड्स में अब कुछ और भी हो चुका है। क्या हो चुका है, इस वाले स्ट्रैंड को अगर आप देखें तो यहां पे लिखा था 3 डैश, ऊपर लिखा था 5 डैश। 3 डैश स्ट्रैंड के सामने एक नया डीएनए बनना शुरू हुआ था। 3 डैश के सामने जो न्यू डीएनए बना था उसमें सबसे पहले आपने लिख दिया 5 डैश एंड, फिर आपने यहां पे लगाया एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा। किसका टुकड़ा लगाया आपने, एक छोटा सा आरएनए का पीस लगाया, इसको नाम दिया आरएनए प्राइमर। फिर क्या हुआ, ये जो आरएनए प्राइमर जहां पे एंड हुआ वहां से एक नया डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू हुआ, और ये न्यू डीएनए सिंथेसाइज होते 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 बिल्कुल एंड तक चला गया। तो अगर यहां 5 लिखा हुआ है तो ऊपर हमें लिखना चाहिए 3 डैश एंड, और बीच में इनके मिलेंगे हमें बहुत सारे बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप नोटिस करिए जब कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन हो गए, जब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन हो गए ये वाले, तो जब नया डीएनए बन रहा था तो इस स्ट्रैंड के सामने जो नया डीएनए बन रहा था उसने कंटिन्यूअस सिंथेसिस किया और ऊपर तक अपने स्ट्रैंड को कंप्लीट किया। पक्का। तो मतलब इस स्ट्रैंड पे डीएनए कंटिन्यूअसली बनता हुआ चला गया लास्ट तक। ऐसे स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड को एक नाम और भी दिया गया है, वो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो क्या लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड अलग बात है कि सेम बात है? सेम बात है। लीडिंग या कंटिन्यूअस क्यों बोलते हो, क्योंकि यहां पर डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती है। चाहे कितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड आप खोल दो, ये स्ट्रैंड धीमे 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 ऊपर तक बन ही जाएगी। पर दूसरे स्ट्रैंड की बात करते हैं। इस स्ट्रैंड में नीचे था 5 डैश, ऊपर था 3 डैश, है ना। और जब यहां पे नया डीएनए बनाने की बात आई तो यहां पे आपको ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूरे में दिख रहे थे। देखो सब में ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हैं ही। इन ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में नोटिस करिए हमने एक आरएनए प्राइमर लगाया था। यहां पर मैंने वो आरएनए प्राइमर लगवाया था। देखिए ये लगा हुआ है हमारा क्या, आरएनए प्राइमर। किस डायरेक्शन में, 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में। ऐसा आरएनए प्राइमर हमने अटैच करवाया था। इस आरएनए प्राइमर के से आगे डीएनए फॉर्मेशन हुआ था। किसने किया था, डीएनए पॉलीमरेज ने किया था। तो देखो यहां आगे डीएनए फॉर्मेशन हो चुका था। इतना प्रोसेस यहां पे एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, परफेक्ट है। पर नोटिस करो जैसे ही ऊपर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो क्या अब हम डीएनए का सिंथेसिस 5 डैश से उल्टा ले जा सकते हैं क्या हम डीएनए का फॉर्मेशन इस 3 डैश से उल्टा 5 डैश ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। क्यों? मैंने पहले ही बोला था न्यू डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 to 3। तो मुझे हमेशा 5 से लेके 3 की तरफ चलना पड़ेगा। तो क्या इस 3 डैश के सामने 3 डैश आ सकता है? नहीं। इस 3 डैश के सामने हमेशा आएगा 5 डैश। तो मतलब मुझे डीएनए बनाना कहां से शुरू करना पड़ेगा? ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, नीचे की तरफ। पर अगर ऊपर से मुझे डीएनए बनाना शुरू करना है तो मुझे हेल्प चाहिए किसकी? आरएनए प्राइमेज की।
तो यहां पे हमें फिर से लगाना पड़ेगा एक आरएनए प्राइमर, और इस आरएनए प्राइमर की मदद से फिर स्टार्ट होगा डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी, और डीएनए का एक छोटा सा पीस फिर से बन जाएगा। ओवरऑल देखिए, इस डीएनए स्ट्रैंड में सबसे ऊपर क्या लिखा 5', सबसे नीचे क्या आया 3'। मतलब डीएनए स्ट्रैंड बन तो सही डायरेक्शन में रही है, पर क्या ये पूरी तरह से डीएनए की स्ट्रैंड है? नहीं। इस स्ट्रैंड में आपको कहीं कहीं मिल रहा है आरएनए, फिर मिल रहा है डीएनए, फिर मिल रहा है आरएनए, फिर मिल रहा है डीएनए। तो यहां पे जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। इसको बोलते हैं कौन सा स्ट्रैंड? इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। व्हाइट से लिख देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या यहां पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं हो पा रहा? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो जिस डीएनए स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होता, ऐसे डीएनए स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे छोटे छोटे पीसेस हैं। ये जो छोटे छोटे आरएनए और डीएनए के पीसेस, फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। कौन से फ्रेगमेंट हैं ये? तो आप बोलेंगे दीज आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं, इनको एक जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओकाज़ाकी सेगमेंट आपको लीडिंग स्ट्रैंड पे मिलेंगे कि लैगिंग? तो आंसर आएगा लैगिंग स्ट्रैंड पे। क्या होते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स? ये होते हैं fragments of DNA and RNA, small fragments of DNA and RNA present on lagging strand are called as Okazaki fragments. Done? अब ये जो Okazaki fragments हैं, इन fragments को हमें रिमूव करके पूरी तरह से कंटिन्यूअस डीएनए बनाना है। क्यों बनाना है? आपको याद होगा प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप चाहते हो कि ओल्ड डीएनए के ऊपर एक न्यू डीएनए बने, ना कि डीएनए और आरएनए के पीसेस बने। तो हम इस डीएनए को अब क्या करने वाले हैं? हम इस डीएनए से बनाने वाले हैं एक न्यू डीएनए। क्या बनाएंगे हम? एक न्यू डीएनए। नोटिस करिए, ये मेरे पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर में अब मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। क्या चेंजेस किए जाएंगे? गौर से देखिएगा। ये जो हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, ये हमारी ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड हम बना देते हैं। ये हमारी ओल्ड डीएनए, अरे ये हमारी ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड, अरे हाँ, ये हमारी ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है एक, ये हमारी ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है दो, और ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हमारे पास में, इनके सामने आपको रेड कलर का तो मिल जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड। रेड वाला क्या मिलेगा? डीएनए। यहां भी आपको टुकड़ों में मिलने वाला है क्या? रेड वाला डीएनए। पीसेस में मिलने वाला है रेड वाला डीएनए। बीच बीच में कुछ एरियाज हैं जहां पर आपको आरएनए मिलता था। क्या मिलता था? आरएनए। इन आरएनए सेगमेंट को हटाकर डीएनए सेगमेंट को जोड़ना, ये काम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। याद होगा आपको, हमने बात किया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है प्रूफ रीडिंग। मतलब जो भी डीएनए फॉर्मेशन में मिस्टेक्स हुई हैं, इन मिस्टेक्स को सुधारना किसका काम है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। तो ये जो एरियाज थे जहां पे आपको व्हाइट पोर्शन मिल रहा था, आरएनए के टुकड़े मिल रहे थे, इन आरएनए के टुकड़ों को हटाकर डीएनए का टुकड़ा बनाना, ये किसका काम है? ये फंक्शन होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। तो आरएनए के पीसेस को हटाकर डीएनए का पीस लगाना, आरएनए के पीस को हटाकर डीएनए का पीस लगाना, अगेन आरएनए के पीस को हटाकर डीएनए का पीस लगाना, ये फंक्शन होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। एक बार आरएनए के पीसेस को हटा के डीएनए के पीस को लगा दिया गया तो हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है कंप्लीट, और इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखिए, यहां पे मिलेगा 3' एंड तो उधर मिलेगा 5' एंड। यहां पे अगर मिलेगा 3' तो नीचे भी मिलेगा क्या? 5'। अगेन सेम कंडीशन, इधर मिलेगा आपको क्या? 3', ऊपर मिलेगा 5', यहां मिलेगा 3', नीचे मिलेगा 5'। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं, हमने एक सिंगल डीएनए लिया था और सिंगल डीएनए से दो डीएनए बना दिए हैं। इन दो डीएनए को बनाने के लिए हमने बहुत कुछ किया। क्या क्या किया? गौर से देखिएगा। इन दो डीएनए को बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? देखिएगा, पहले स्टेप में हम लोगों ने ये लीजिए भाई, ये रहा। देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या किया? हमारे पास एक क्वाइल्ड डीएनए था, हाईली क्वाइल्ड डीएनए।
इस हाईली कॉइल्ड डीएनए की कॉइलिंग को हमने हटाया और इसको लीनियर बनाया। किसकी मदद से? टोपोइसोमरेज। जैसे ही डीएनए लीनियर बन गया तो अब इस लीनियर डीएनए में हमने एक एंजाइम यूज किया, एंजाइम का नाम था हेलिकेज। हेलिकेज की मदद से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े लीनियर डीएनए के। जैसे लीनियर डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो डीएनए के जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रैंड्स भी क्या हो जाएंगे? अलग। ये जो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन करवाना किसका काम है? तो आप बोलेंगे हेलिकेज का काम है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना किसका काम है? हेलिकेज का काम है। अब नोटिस करिए, जो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गई हैं, क्या ये वापस से जुड़ सकती हैं? यस। इनको जुड़ने से रोकने के लिए हमें चाहिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या चाहिए हमें? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। यहां पे हमने मेंशन किया था। अब क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें करना है, जो ये आरएनए, जो डीएनए है, इस डीएनए में हमें दो एंजाइम का एक्शन चाहिए। पहला एंजाइम चाहिए आरएनए प्राइमेज, दूसरा चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। याद रखिए, न्यू डीएनए के कंस्ट्रक्शन के लिए जगह तो पता होनी चाहिए ना कि कहां से न्यू डीएनए सिंथेसाइज करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है, इसको नहीं पता कि डीएनए का सिंथेसिस शुरू कहां से करें, तो इसलिए मदद करने आ जाता है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज काफी स्मार्ट है। इसने हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने ये क्या करेगा? एक छोटे से आरएनए के पीस को रख के चला जाएगा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने क्या करेगा? आरएनए के छोटे से पीस को रख के चला जाएगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने आरएनए के छोटे छोटे पीस को रखना किसका काम है? आरएनए प्राइमेज का काम है। सॉरी, आरएनए प्राइमेज का काम है। तो क्या आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर्स प्लेस करता है? यस। और ये जो आरएनए प्राइमर्स हैं, इनको फॉलो करता है डीएनए पॉलीमरेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज इन प्राइमर्स को फॉलो करता हुआ क्या चालू करेगा? डीएनए सिंथेसिस। हमारा डीएनए पॉलीमरेज इन प्राइमर्स को फॉलो करके क्या करेगा? डीएनए सिंथेसिस। क्या दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस साथ में शुरू होगा? बिल्कुल शुरू होगा, पर जल्दी से खत्म किस में होगा? डीएनए सिंथेसिस जल्दी खत्म होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? लीडिंग स्ट्रैंड। पर डीएनए सिंथेसिस लेट कहां हो जाता है? इस वाली स्ट्रैंड पे, जिसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली डीएनए बनता जाएगा जैसे जैसे बॉन्ड टूटते जाएंगे, पर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और यहां पे डीएनए सिंथेसिस रुक रुक कर होता है, अटक अटक कर होता है, जैसे यहां पे दिखाया गया है। अब एक बार डीएनए सिंथेसिस हो गया, एक बार डीएनए का सिंथेसिस हो गया, तो क्या अब हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है? बिल्कुल। हम क्या करेंगे? हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की मदद से यहां पे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारेंगे। हम बनाने निकले थे डीएनए। जब हमने डीएनए बनाया तो इस डीएनए में कुछ गलतियां दिखी, जैसे कि क्या? हमें इस गलतियां दिखी, जैसे कि यहां एक आरएनए का पीस दिखाई दे रहा है, यहां भी एक आरएनए दिख रहा है, यहां भी आरएनए दिख रहे हैं। तो यहां पे जो आपको आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, इन टुकड़ों को हम डीएनए में से हटाना चाहते हैं। कौन हटाएगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रूफ रीडिंग करता है और जहां जहां आरएनए के पीसेस होते हैं, इन पीसेस को निकाल के फेंक देता है और इनके बदले में क्या लगा देता है? कंप्लीट डीएनए सेगमेंट्स लगा देता है। तो ऐसे ही हमारे पास टोटल एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाते हैं? 2 डीएनए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आई होगी, सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी समझ में आई होगी। अगेन इसके भी नोट्स जो हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।